छात्रों, आज हम खंड सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने त्रिमीय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया है। उसके अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अष्टांग और समतलों का अध्ययन किया था। आज हम त्रिमीय निर्देशांक के अंतर्गत दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु एक अनुपात में विभाजित करती है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दो बिंदु दिए गए रहेंगे आकाश में। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु एक निश्चित अनुपात में विभाजित करती है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा वो हम खंड सूत्र से ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम रेखा चित्र बना लेते हैं। एक्स, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 है। एक दूसरी बिंदु Q है जिसकी निर्देशांक x2, y2, z2 है। P के निर्देशांक है x1, y1, z1। एक बिंदु R जो दी गई है, ये R बिंदु PQ रेखाखंड को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें ये जो बिंदु R है इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमें दी गई पहला बिंदु P x1, y1, z1, दूसरा बिंदु Q x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु R x, y, z ये M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रही है। अब हम इस बिंदु से P से हमने OX समतल पर हमने एक लंब डाला PM, और इस समतल पर हमने एक लंब डाला Q से डाला, एक हमने डाला ये L हो जाएगा। ये यहाँ से हम एक रेखा डाल देंगे, वो हो जाएगा LMN, M हो जाएगा और ये N। P से हमने एक लंब इस समतल पर डाला PL जिसका लंबपाद L, R से हमने लंब डाला PM जिसका लंबपाद है M, Q से हमने एक लंब डाला QN जिसका लंबपाद N। ये लंबपाद समतल XOY में स्थित होगा। PL, RN और QN ये एक ही समतल पे होंगे। PL, RM और QN एक ऊर्ध्वाधर समतल पे होंगे, पर स्थित होंगे। ये समानांतर रेखाएं भी हैं, और ये समानांतर रेखाएं होने के कारण ये PQR एक समतली होंगे। ये समानांतर रेखाएं एक ही सरल रेखा PQR को प्रतिच्छेद करती है, अतः ये कैसे होंगे, समतली होंगे। LMN जो लंब के पादों सरल रेखा में स्थित है, इस सरल रेखा इस समतल का एक प्रतिच्छेदी रेखा भी है, XOY का प्रतिच्छेदी रेखा भी है।
अतः R से हमने LMN के समानांतर, R से हमने LMN के समानांतर एक रेखा ARB R से हमने इसके यहां से खींचेंगे ARB, इसके समानांतर हमने एक रेखा खींची ARB LMN के समानांतर हमने रेखा खींची ARB, R से हो जाते हुए हमने एक रेखा खींची ARB जो LMN के समानांतर होगा। PL को हमने E तक बढ़ाया और QN में B स्थित होगा। इस तरह हमने R से ARB LMN के एक समानांतर रेखा खींची। R से होते हुए हमने एक रेखा ARB खींचा जो LMN के समानांतर। अब हम त्रिभुज APR एवं त्रिभुज RQB में त्रिभुज ARP एवं त्रिभुज BRQ में ARP एवं BRQ में दोनों त्रिभुजों में क्या गुणधर्म है देखिए। त्रिभुज ARP बराबर त्रिभुज BRQ। ARP कोण BRQ, ये जो कोण है ARP BRQ दोनों सम्मुख कोण है, दोनों कोण सम्मुख कोण। तो यहां पे लिखेंगे हम सम्मुख कोण। PAR, अब देखिए कोण PAR और कोण RBQ। PAR RBQ एवं कोण APR कोण RQB, ये दोनों कोण, ये कोणों का युग्म एकांतर कोण है। एक कोणों का युग्म एकांतर कोण का युग्म है। जब तीनों कोण आपस में बराबर हैं त्रिभुज के, इसका ये मतलब हुआ कि त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज समरूप है, इसलिए त्रिभुज APR समरूप है त्रिभुज BRQ के। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब समरूपता के प्रमेय से जब त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। प्रमेय से त्रिभुज समरूप होने पर भुजाएं अनुपातिक होती है। अतः PA बटा QB बराबर AR PR
पी आर बटा आर क्यू बराबर ये हो जाएगा M1 बटा M2, समीकरण पहला। ये संबंध कहाँ से आया? ये संबंध आया समरूपता के प्रमेय से, क्योंकि हमने दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया था। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो PA बटा QB और PR बटा RQ बराबर M/M2। अब PA का मान निकालेंगे। PA का मान AL में जब PL हम घटाएंगे, AL माइनस PL, और AL की जो लंबाई है वो होगी RM के लंबाई के बराबर। RL की लंबाई के बराबर। AL की लंबाई के बराबर होगा RN। तो ये हो जाएगा RN माइनस PL, क्योंकि AL की लंबाई RN की लंबाई के बराबर है, इसलिए हो जाएगा PL। यहाँ पे लिख लेंगे हम AL इक्वल RN x अक्ष के अनुदिश है, अतः इसके निर्देशांक मान होंगे Z, और PL इसके मान हो जाएंगे x Z1। PA बराबर निकल गया Z माइनस Z1, PA बराबर निकला Z माइनस Z1। RN क्योंकि हमने R के निर्देशांक माना था XYZ, R के निर्देशांक XYZ माना था, तो RN के जो मान होगा Z अक्ष के अनुदिश Z होगा, और चूंकि P का हमने निर्देशांक X1 Y1 Z1 माना है, अच्छा PL का जो मान होगा Z1, ये होगा P1 का मान। अब QB बराबर हो जाएगा QM माइनस BM। QB बराबर होगा QM माइनस BM या MB। QM माइनस BM या MB। अब BM इक्वल RN। BM की जो लंबाई है, BM का मान होगा वो RN के मान के बराबर होगा। दोनों एक Z अक्ष के अनुदिश है, असल BM का मान RN के मान के बराबर होगा, तो BM इक्वल RN। तो ये हो जाएगा QM माइनस RN। QM की क्या वैल्यू होगी? QM की क्या वैल्यू होगी? QM का मान होगा Z2, क्योंकि हमने Q के निर्देशांक हमने माना था X2 Y2 Z2, और RN का निर्देशांक होगा Z। तो QB बराबर हमको प्राप्त हुआ Z2 माइनस Z। PA और QB का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 किस तरह से भी लिख सकते हैं, PA बटा QB, क्योंकि इसका मान ये है तो ये हो जाएगा M1 अपॉन
M2, अब PA का मान होगा Z माइनस Z1, Z विच इम्प्लाइज दैट Z माइनस Z1, और QB का मान होगा Z2 माइनस Z इक्वल M1 अपॉन M2। PA और PB QB का मान हमने समीकरण 1 में रखा है, तो PA का मान Z1 माइनस Z2 और QB का मान Z2 माइनस Z। अब हम इसको त्रियक गुना करके Z और Z1 को हम हल करेंगे, तो ये त्रियक गुना करने पर ये हो जाएगा M2 Z माइनस Z1 इक्वल M1 Z2 माइनस Z। इसको हल करने पर ये हो जाएगा M2 Z माइनस M2 Z1 M2 Z माइनस M2 Z1, और ये हो जाएगा M1 Z2 और क्या होगा, ये हो जाएगा M1 Z। अब Z पक्ष को एक तरफ लाएंगे और बिना Z वाले पक्ष को या Z1 वाले पक्ष को इस तरफ ले जाने पर हमारा समीकरण बन जाएगा M1 which implies that M1Z प्लस M2Z इक्वल ये हो जाएगा M1Z2 प्लस M2Z1। अब देखिए यहाँ पर Z दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2, Z कॉमन निकल आएगा, ये हो जाएगा M1Z2 प्लस M2Z। इसलिए Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर क्या हो जाएगा, जो ये पद है इसके नीचे चले आ जाएंगे हर में, तो ये हो जाएगा M1 Z2 प्लस M2 Z1 बटा हो जाएगा ये M1 प्लस M2। Z बराबर हमको प्राप्त हुआ, Z के निर्देशांक के रूप में हमको प्राप्त हुआ M1 Z2 प्लस M2 Z1 बटा M1 प्लस M2। इसी प्रकार हम x का के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी प्रकार y के निर्देशांक निकल आएंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये x y z के निर्देशांक है, अतः दो बिंदु जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 z2 दिए हुए हों, तो उसको M1 और M2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 z2 प्लस M2 z1 बटा M1 प्लस M2।
यह उस बिंदु की निर्देशांक है जो x1, y1, z1 बिंदु को और दूसरे बिंदु x2, y2, z2 बिंदु को मिलाने वाली बिंदु को विभाजन करने वाली बिंदु m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है। अब ये बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। पहले स्थिति ये है कि यदि विभाजन करने वाली बिंदु, दो दिए गए बिंदु को विभाजित करने वाली बिंदु यदि मध्य बिंदु में हो, विशेष परिस्थिति, विशेष स्थिति, विभाजन करने वाली बिंदु मध्य बिंदु में हो तो m1 इक्वल m2 होगा। अनुपात, दोनों अनुपात का मान बराबर होगा। इस कंडीशन में जो मध्य बिंदु, यदि कोई दो बिंदु दी गई है, इस बिंदु के एक बिंदु है जो बीचों बीच या मध्य बिंदु जो बराबर भागों में बराबर अनुपात में विभाजित करती है, तो इस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर m1 और m2 जो अनुपात है ये दोनों आपस में बराबर हों। बराबर होने के कारण x के निर्देशांक हो जाएंगे, x के निर्देशांक इस बिंदु जो r बिंदु है उसके निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 प्लस m1 x2 बटा हो जाएगा 2m1, क्योंकि हमने m2 को मान रख दिया है। m2 का मान क्या रखा है हमने, m1 रखा है। यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1 कॉमन निकला जाएगा, ये x1 प्लस x2 बटा हो जाएगा 2m1। तो m1 कैंसल, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। तो इस तरह से दो मध्य बिंदु के विभाजन करने वाली बिंदु का निर्देशांक हो जाएंगे। किसी रेखा के, यदि रेखा के दो बिंदु दी गई है x1, y1, z1 और ये दो बिंदु x2, y2, z2, ये बिंदु, ये p और q और ये बिंदु r, इसको मध्य में विभाजन कर रहा है, मध्य में विभाजित कर रहे हैं, मध्य बिंदु हो, तो इस r के निर्देशांक होंगे, निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 y2 बाई 2 एंड z1 प्लस z2 बाई 2, क्योंकि यहाँ पर m1 इक्वल m2, मध्य बिंदु के लिए अनुपात बराबर होंगे, अतः ये m1 इक्वल m2 हो जाएगा। तो r के निर्देशांक होंगे x1 x2 बाई 2, y1 y2 बाई 2, z1 z2 बाई 2। इसको आप अभी नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया। अब हम एक दूसरे विशेष स्थिति है जब r बिंदुओं को बाह्यतः विभाजित करे, जब r बिंदुओं को बाह्यतः विभाजित करें, उस स्थिति में, क्योंकि हमने जो अभी अध्ययन किया है वो अंतः विभाजन के लिए था, अब बाह्य विभाजन करें उसके लिए x के निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 y इक्वल हो जाएगा ये m1 y2 माइनस m2 y1
बटा m1 माइनस m2 एवं z के निर्देशांक हो जाएंगे m1 z2 माइनस m1 z1 बटा m1 माइनस m2। ये बाह्यतः विभाजन करने के यदि r रेखाखंड को बाह्यतः विभाजन करता है तो r के निर्देशांक के लिए ये सूत्र बनेंगे। अब हम खंड सूत्र से संबंधित प्रश्नावली हल करेंगे। यदि बिंदु P यदि बिंदु P 3, 2, ऋण 4 Q 9, 8, ऋण 10 तथा R 5, 4 ऋण 6 समरेख है। तो ज्ञात कीजिए R PQ को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ज्ञात करना है कि R PQ को किस अनुपात में विभाजित करती है। ये R PQ को किस अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कहने का मतलब है कि R ये यहाँ पर ये R है, ये P है और ये Q रेखा संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। हमको ये निकालना है कि R P और Q को किस अनुपात में विभाजन करती है। हल। माना कि R 5, 4, -6 बिंदुओं P 3, 2, ऋण 4 एवं Q 9, 8, ऋण 10 को लेम्डा, माना कि बिंदु R बिंदुओं PQ को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लेम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। विभाजित करती है। मान लिए हमने कि जो R है PQ को मिलाने वाली रेखा, जो PQ रेखा है इसको मिलाने वाली रेखा को R लेम्डा अनुपात 1 में विभाजन कर रही है, अंतः विभाजन कर रही है। अतः सूत्र से, खंड सूत्र से हम P और Q को ये हो जाएगा 9 × लेम्डा धन
3 धन 1 बटा लेमडा धन 1 बराबर r की निर्देशांक है, x निर्देशांक है 5। x1 m1 x2 m2 बटा m1 प्लस m2 इक्वल x। ये अंतः विभाजन करने वाले r की निर्देशांक, चूंकि m दिया है, 5 दिया हुआ है x निर्देशांक, तो इसलिए हो जाएगा ये 5। इसी प्रकार y निर्देशांक के लिए, इसी प्रकार y निर्देशांक के लिए हो जाएगा 8 इंटू लेमडा प्लस 2 इंटू 1 अपान लेमडा प्लस 1 इक्वल 4। क्या हो जाएगा? 8 लेमडा प्लस 2 अपान लेमडा प्लस 1 इक्वल 4। ये y निर्देशांक के लिए हो जाएगा, ये x निर्देशांक। इसी प्रकार z निर्देशांक का हो जाएगा -10 इंटू लेमडा प्लस -4 इंटू 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 इक्वल -6। ये हमने मान रख दिया। हम x निर्देशांक को हल कर लेमडा का मान ज्ञात करेंगे और उस लेमडा को जो मान आएगा उसको हम y निर्देशांक और z निर्देशांक में मान रख कर देखेंगे। यदि ये संतुष्ट होता है तो जो दिए गए अनुपात है, लेमडा का जो मान आएगा अनुपात में, वह उसका अंतः विभाजन करेगी। तो x निर्देशांक के लिए हो जाएगा ये 9 लेमडा प्लस 3 अपॉन 3 प्लस लेमडा प्लस 1 इक्वल 5। 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 लेमडा प्लस 3 इक्वल 5 लेमडा प्लस 5। लेमडा को लेफ्ट हैंड साइड में और अचर पद को राइट हैंड साइड में ले जाने पर 9 लेमडा माइनस 5 लेमडा इक्वल 5 माइनस 3। ये हो जाएगा 4 लेमडा इक्वल 2। इसलिए लेमडा 4 लेमडा इक्वल टू, लेमडा इक्वल 2 अपॉन 4, 1 जा 2 जा, तो लेमडा का मान प्राप्त हुआ 1/2। लेमडा का हमें मान प्राप्त हुआ 1/2। लेमडा के मान को हम y निर्देशांक और z निर्देशांक में रखने पर ये समीकरण संतुष्ट होते हैं। इसका ये आशय है कि जो दिया गया अनुपात, जो बिंदु R है, ये जो बिंदु R है, PQ को 1:2 में विभाजन करती है। लेमडा अनुपात 1, इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा बटा 1 बराबर 1/2। चूंकि यही हम मान के चल रहे थे, लेमडा अनुपात 1 में विभाजन करती है। अतः इसका जो R इस बिंदु PQ को 1:2 में विभाजन करती है। यही इसका उत्तर होगा। यही इसका उत्तर होगा। एक और प्रश्न हम हल करेंगे इसके बाद।
उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 1, ऋण 2, 3, 1, ऋण 3 और 3, ऋण 4, 2 को 1:2 में विभाजित बाह्यता विभाजन करता है। उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु दी गए बिंदु को 1:2 में बाह्यता विभाजित करता है। हल दिया है x1 = 3, y1 = 1 एंड z1 = -3। इसी प्रकार x2 दूसरे बिंदु के लिए 3, y2 -4 एंड z2 = 2 एवं अनुपात m1 = 1 और m2 = 2। जो दिए गए बिंदु x1, y1, z1, x2, y2, z2 और दिए गए अनुपात ये हैं आपका m1 और m2। बाह्यता विभाजन का सूत्र अभी हमने ज्ञात किया था कि m1 x2 माइनस m1 m2 x1 बटा m1 माइनस m2। बाह्यता विभाजन करने के लिए हमने ये सूत्र फाइंड किया था। इसी प्रकार y के लिए हो जाएगा m1 y2 माइनस m1 y1 बटा m1 माइनस m2 एवं m1 z2 माइनस m2 z1 बटा m1 माइनस m2। हम मान निकालेंगे m1 x2 का और रखेंगे तो वन 1:2 में विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 मान रखने पर m1 1 गुणित 3 माइनस 2 गुणित 1 बटा 2 ऋण 1 x2 लिया हमने, ये है ना। x1 क्या लिया, सॉरी m1 1 दिया है, 2 दिया है, x1 ये 3 हो जाएगा, सॉरी 3 x2 3 m1 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 अपॉन 1 3 भाई m1 हुआ ये, x2 3 m2 2 x1 3 m माइनस 1 माइनस m
1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -3/1 दैट इज 3। इसी प्रकार m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू -4 -2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, ये -4 -2 और -1, दिस इज -6 अपॉन -1 दैट इज 6, दैट इज 6। इसी तरह जेड के लिए हो जाएगा m1 z2 माइनस m2 z1 बटा m1 माइनस m2 इक्वल 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -3 अपॉन 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 8 अपॉन -1 -8। इस तरह हमें बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हुए 3, 6 और -8। यही उत्तर होगा, यही इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह आज हमने खंडसूत्र का अध्ययन किया और खंडसूत्र का अध्ययन करने के साथ साथ संबंधित प्रश्न भी हमने हल किया। धन्यवाद।